नमस्कार, मैं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एन आप। अगर कोरोना से मौतों को रोकना है तो जागरूक होना पड़ेगा, ऐसा कहना है चंदन हॉस्पिटल लिमिटेड लखनऊ के कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉक्टर अर्जुन बृथरे का। डॉक्टर अर्जुन बृथरे ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। तो मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के और उनके आंसर करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अधिक मृत्यु दर के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, जो लोग सही हो जा रहे हैं होम आइसोलेशन में या थोड़ा बहुत दवा खा के, उनसे संबंधित नहीं है प्रश्न। जो लोग मर चुके हैं या उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो इतने अधिक क्यों हैं, इसके क्या कारण है। और इसका मुझे जो लगा मुख्य कारण क्या है कि लोग घरों में आसपास जो लोग रिकवर हो जाते हैं या दवा खा के रिकवर हो जाते हैं, उसमें देख के उनको अस्पताल जाने का एक डर है, या तो अस्पताल के खर्चे की वजह से या घर में लोगों के अभाव की वजह से। और इतना संक्रमण फैल रहा है कि लोगों को लगता है अस्पताल लेके जाएंगे तो परिवार में और लोग संक्रमित ना हो जाए, जबकि उस संक्रमित व्यक्ति के साथ आप घर में ही रह रहे हैं। तो ये डर जो है, इसकी डर की वजह से लोग घर से आखिरी तक, जब तक कि वो मरीज बहुत सीरियस नहीं हो जाता या उसका ऑक्सीजन 80 के नीचे नहीं जाने लगता, तब तक अस्पताल नहीं जा रहे हैं। और वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जब इस स्थिति में आप अस्पताल जाएंगे, ऐसे ही आस पास पड़ोस के हर नॉर्मल पब्लिक की थिंकिंग यही है कि वो आखिरी तक इंतजार कर रहा है घर में। और फिर ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे अस्पताल पहुंच रहे हैं, और एक सीरियस मरीज को मैनेज करने के लिए एक डॉक्टर और कम से कम 2-3 नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता अगर उसको वेंटिलेटर पर डालना है। और इकट्ठे इतने सारे मरीज ऐसी ही नीड पे पहुंच रहे हैं कि सबको वेंटिलेटर ही चाहिए लास्ट में। इसकी वजह से वेंटिलेटर की कमी है, सिस्टम में डॉक्टरों की कमी हो सकती है जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड है। लेकिन जो लोग मर रहे हैं उनमें से 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाया जा सकता है अगर वो सही समय पे घर पे पहचान कर कि इस मरीज को अब अस्पताल की जरूरत है, पहुंच जाए। तो वो मरीज हो सकता है ऑक्सीजन पे L2 लेवल पे ही सही हो जाए। लेकिन एक साथ ऐसे लोग इकट्ठे पहुंच रहे हैं अस्पतालों में कि सबको वेंटिलेटर चाहिए, इसलिए लोग पैनिक हो रहे हैं। समाज को लग रहा है जरूरती चीजें नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। इस स्थिति में एक साथ पहुंचने की वजह से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं उनमें से भी ऐसे लोग हैं जो 50% बचाए जा सकते हैं। तो अधिक मृत्यु दर का कारण बीमारी तो है ही, लेकिन जानकारी का अभाव। और लोग कैसे पहचाने, आम जनता नहीं पहचान पाती। ये भी सच है कि मेरा मरीज अब इस स्थिति में है कि हम ले जाए, लेकिन वो हॉस्पिटल और खर्चे और लोगों के अभाव के डर से हॉस्पिटल जाने से अभी भी कतरा रहा है। क्योंकि इस बीमारी में ना हार्ट अटैक होता है सब मरीजों में कि सारे के सारे में हार्ट अटैक हो रहा, ना ब्रेन हेमरेज होता है, ना किडनी फेल होती है, ना लिवर फेल होता है, फिर भी लोग इतने ज्यादा मर रहे हैं। तो पहला सवाल यही है कि अधिक मृत्यु दर के कारण में एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि लोग घर से लेट निकल रहे हैं अस्पताल, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस के खर्चे के डर से और घर में लोगों के अभाव की कमी, मतलब मैन पावर की कमी से। दूसरा प्रश्न है, किन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, कैसे पहचानें। तो किन पेशेंट को, हमारे किस मरीज को हमें आज इस समय अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए, ये कैसे पहचानें। तो इसका सिंपल तरीका है, क्योंकि पब्लिक को, पढ़े लिखे लोगों को भी, लोगों को पेशेंट को जज करना, मॉनिटर करना नहीं आता, क्योंकि हमारे उसमें सिस्टम में ऐसा नहीं था। लेकिन अब ये समस्या इतनी हो चुकी है कि अब हमें थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। कैसे पहचानना है, ऑक्सीजन आप चेक करते हैं 95 आ रही, 94 आ रही। हमारे पास भी दोस्त, घर वाले फोन करते हैं कि यहाँ बीमार है, कमजोरी है, लेकिन ऑक्सीजन 94 आ रही। जब भी बॉडी का लंग्स इफेक्ट होता है तो बॉडी नॉर्मली सेचुरेशन 96, 97, 98 तक रहता है, 97, 98, 99 तक लोगों का रहता है। लेकिन जैसे ही इन्फेक्ट हुआ आपका लंग्स, थोड़ा कम लंग्स ने पार्टिसिपेट किया सांस लेने में, ऑक्सीजन एक्सचेंज में, तो बॉडी क्या करती है, आप नॉर्मली 1 मिनट में 12 से 16 सांस लेते हैं और आपका सेचुरेशन 99 मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही आपका लंग्स थोड़ा पार्ट खराब होना शुरू हुआ तो वो उतना पार्ट हिस्सा नहीं ले रहा सेचुरेशन मेंटेन करने में, तो बॉडी क्या करती है, सांस की दर बढ़ा देती है। जो आप 12 से 16 लेते हैं उसकी जगह 20 कर देगी, कि अब उतनी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ बॉडी अपना कंपनसेशन करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म को यूज करती है। तो अब ऐसा मरीज अगर आपको घर में दिख रहा है कि वो 25-30 सांस ले रहा है 1 मिनट में, लेकिन कितनी देर सांस लेगा। जैसे हम लोग तेज दौड़ते हैं तो थक जाते हैं तो रुकना पड़ जाता है, हमारी थाई जांघें एकदम ब्लॉक हो जाती है। लेकिन हृदय के और फेफड़े के जो मसल्स होते हैं वो रुक नहीं सकते, तो
तो वो कितनी देर तक आपकी सांस को 30 तक मेंटेन करेंगे कि आपका सैचुरेशन 94-95 आता रहा। तो इसको पहचानो, अगर वो 25-30 से ज्यादा सांस ले रहा है, इसका मतलब उसके फटीग में जा सकते हैं मसल, और फिर वो अचानक बैठ जाते हैं, फिर सैचुरेशन जल्दी से नीचे गिरने लगता है, और ऐसे मरीज को लास्ट में फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो पहला है कि सांस की देखो 1 मिनट में वो कितनी रेस्पिरेटरी रेट है, कहीं 25, 30, 35 तक तो नहीं ले रहा घर में। दूसरा, अगर वो मरीज को ये पहचानना है आपको कि एक वाक्य बोलता है, नॉर्मल हम लोग बात बोल रहे हैं, मैं नहीं फूल रहा है मेरी सांस, तो घर में अगर जो मरीज का फेफड़ा ज्यादा इफेक्टेड होगा, वो एक पूरा वाक्य नहीं बोल पाएगा, वो टुकड़ों में वाक्य बोलेगा, उसको हाफी आने लगेगी, रुकेगा फिर 2 लाइन बोलेगा, रुकेगा फिर 2 लाइन बोलेगा। या फिर वो वॉशरूम तक जा रहा, टॉयलेट करने तक जा रहा, और उसका चेहरा एकदम लाल हो जा रहा, टॉयलेट की सीट से उठ रहा है तो गेट पकड़ ले रहा है। ये वो चीज है कि अब उसका फेफड़ा इफेक्टेड हो चुका है ज्यादा, लेकिन उसकी बॉडी अब उसे कंपनसेशन दे रही है, इसलिए वो थोड़ा बहुत कर पा रहा है। इस स्थिति में अगर आप भर्ती कर दोगे तो ऐसे मरीज सही तरीके से आईवी जो ड्रग लगते हैं, बीगो लग के और ऑक्सीजन लग के L2 लेवल पे ही सही होके घर आ जाएंगे। लेकिन यही मरीज 4 दिन बाद जब उसका मसल्स फटीग में चला जाएगा, आईवी ड्रग अच्छा काम करेंगे, तो वो उसका फेफड़ा और ज्यादा डैमेज होने से बच जाएगा। तो अगर आप लेट भर्ती करने जाओगे लास्ट में, तो ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर चाहिए होता है। फिर वो होता है आप मिल भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, वेंटिलेटर पे क्या हो रहा, मैन पावर, वेंटिलेटर लगाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी मैन पावर चाहिए होती है। तो ऐसे मरीज को L2 लेवल पे सही किया जा सकता है। बस आप ये 3 चीजें पहचाने कि एक तो सांस ऐसा नहीं कि 25, 30, 35 से भी ऊपर ले रहा है, एक वाक्य पूरा बोलने में उसे रुकना पड़ रहा है बार बार, या वो टॉयलेट वॉशरूम करने में ही बेड पकड़ रहा है, या आपका सहारा ले रहा है, चेहरा लाल हो जा रहा है। ये 3 चीजें हैं कि अब उसको डिस्निया, ब्रेथलेसनेस जिसे आप बोलते हैं, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना के लक्षण हैं। ये सही समय है कि इसी समय उसे भर्ती कर दो। तीसरा, संक्रमित बीमारियों का इलाज एक अलग चीज है, लेकिन संक्रमित बीमारियों को रोकने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऐसे होता है कि समाज का इन्वॉल्वमेंट का क्या महत्व है। तो अभी तक समाज ने महत्व अपना दिखाया कि उसने चलो मास्क लगाया, सैनिटाइजर यूज किया, दूरी बना के रखी, ये सब सही है। लेकिन बीमारी इतनी भयानक हो चुकी है कि अब हमें कम्युनिटी के महत्व का और जागरूकता का भी स्तर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब कम्युनिटी को, ये जो कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आसपास मोहल्ले में, उन्हें ये समझना होगा कि अब हमें घर में जो मैंने लक्षण बताया उनको आम जनमानस को पहचानना होगा कि हाँ, ये मरीज जब भर्ती करने लायक है, इसको भर्ती करना है। अब केवल सैनिटाइजर, मास्क से काम नहीं चलेगा, अब आपको घर में अपने मरीज को भी पहचानना पड़ेगा। और संक्रामित रोग इलाज, उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके मेन वो नहीं है तरीका रोकने का, वो अपने रूट लेवल पे ही रोक देना चाहिए। उसके लिए तो जल्दी पहचानो, अर्ली डायग्नोसिस जिसे बोलते हैं, क्लिनिकली आप घर में पहचानो, थोड़ा सा जागरूक हो, तो ये सोचो कि हम मुसीबत में है तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो आसानी होगी। और कमजोरी और हाफी में अंतर समझो। जो चीजें मैंने बताई कि बोल नहीं पा रहे हैं, एक वाक्य कमजोरी नहीं है, ये हाफी आना है, सांस फूलना है, टॉयलेट तक जाके और चेहरा लाल हो जा रहा है और तेज तेज सांस ले रहा है, ये हाफी आना है, ये कमजोरी, वीकनेस नहीं है। घर में लोग वीकनेस समझ के इसको उनको लिटाए हैं कि वीकनेस है इसलिए नहीं बोल पा रहे। इस चीज को अब कम्युनिटी को खुद समझना होगा। चौथा, आम जनमानस क्या करे। आम जनमानस वही, आम जनमानस का मतलब है कि जो इलिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए नहीं है। जो हर मोहल्ले में 2-4 पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं, वही टीचर, वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन चीजों को लोगों को बताएं। अब केवल न्यूज में वीडियो ये सब मत देखें। और महामारी होती है, महामारियां इतना ही डैमेज करती है क्योंकि ये संक्रमित रोग होते हैं, तुरंत फैलते हैं सबको। इलाज होना अलग चीज है, इसलिए आम जनमानस धैर्य रखे। और कोई भी महामारी पूरी दुनिया कभी नहीं खत्म कर सकती। बहुत सारी महामारियां आई हैं और आगे भी आएंगी, क्योंकि कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी है, वो तो हम लोग ही पैदा कर रहे हैं। तो ये बीमारियां कभी खत्म नहीं होंगी, आपदाएं हमेशा आती हैं, लेकिन हम अब इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इस लेवल पे कि अब हम घर में पहचाने, सबसे बड़ा कारण कि हमें इस मरीज को जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती कराना है, इससे पहले कि L3 लेवल का मरीज घर में ही बन जाए। अधिकारी और CMO वगैरह या मेडिकल के ऑफिसर वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह, कॉलेज के टीचर, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। कई मेडिकल कॉलेज अभी यूपी में ऐसे हैं जिनमें एक पार्ट को कोविड सेंटर बनाया गया है, जबकि उसमें कई वार्ड अभी खाली है। मैं भी जानता हूँ ऐसे मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज में और उन वार्ड में इतनी जगह है कि 8 वार्ड भी है तो 200-250 पलंग है उनमें।
वो बैकअप के लिए रखें, लेकिन अब बैकअप के लिए रखने की जरूरत नहीं है। अब सामने ही इतनी समस्याएं आ चुकी हैं कि उनको भी यूज करें, उनको सारे वार्ड को यूज कर दें, सिर्फ एक कॉलेज का पार्ट कोविड सेंटर ना बनाए, जिससे कि लोगों को प्राइवेट में, जो गरीब लोग हैं वो इसी तरह से प्राइवेट में नहीं जा रहे कि रोज 10,000 15,000 रुपए रोज खर्चा हो रहा है। तो वो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही उनको, अगर उन लोगों को वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। रेट दवाइयों का, जांचों का इतना खर्चा आ रहा है, 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए की जांच हो रही है, तो उस पर भी थोड़ा सा अधिकारीगण ध्यान दें। क्योंकि अगर हम लोग अपने पर्सनल व्यक्ति की कराते हैं तो उसी से आधे रेट में वो जांच हो जाती है। तो इस पे अधिकारी लोग की और बेड अवेलेबल है, जिनको अब रिजर्व में रखें, अब रिजर्व में मत रखिए। और दूसरा कि आने वाले फ्यूचर में जो थर्ड वेव आ रही बच्चों के लिए, तो अभी से मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट सेक्टर के उनको हायर करके बच्चों की आईसीयू का वो इंतजाम करें, क्योंकि बच्चों के वेंटिलेटर अलग होते हैं। ये नॉर्मल वेंटिलेटर छोटे बच्चों को नहीं लगाए जा सकते, और बच्चों के वेंटिलेटर जो पीछे के मेडिकल कॉलेज छोटे शहरों के, उनमें भी 8-10 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो इन सब पे अधिकारी या मेडिकल कॉलेज ध्यान दे। और सरकार क्या करे, सरकार क्या करे कि जो मरीज एडमिट हैं, जिनको जैसे मैंने बताया सांस फूलना, चेहरा लाल हो जाना, एक सेंटेंस नहीं बोल पाना, ये बोल के समझाना कठिन है, लेकिन ऐसे L1 L2 लेवल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट हैं जिनका ट्रीटमेंट चला, उनके वीडियो बनवाएं और वो हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाले कि ये देखो, ये होता है सांस फूलना, एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, ये होता है कि देखो 4 कदम चल के चेहरा लाल हो जाना, ये ब्रेथलेसनेस है, ये डिस्निया है, ये कमजोरी नहीं है, इसको घर में कमजोरी मानकर ना बैठें। तो ऐसे मरीज तब जागरूक होंगे लोग, जब दिन में 4 बार उनके पास ये वाले वीडियो जाएंगे जो जागरूकता वाले हैं। डर और दहशत के वीडियो जाके लोग और पैनिक हो रहे हैं। और थोड़ा सा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे हल्का सा वो करे कि जो बेड अभी तक हमें मिल जाते थे 2,000-3,000 में, आज वही बेड बिना ऑक्सीजन के 6,500-7 हजार रुपए में है, विद ऑक्सीजन वो 10,000 में है, और उसके बाद अगर वेंटिलेटर पे है तो 20-30 हजार पे है। एम्बुलेंस वालों को भी नंबर नोट करे, वो भी बेचारे गांव से मरीज को भेजने में दुगना तिगना किराया कर दे रहा है। तो इन चीजों पे गवर्नमेंट कर सकती है। बाकी जितना हो सके वो सारे वीडियो मरीजों के सांस फूलना और कमजोरी में क्या है कि एक सेंटेंस ना बोल पाना, 4 कदम पे जाके थक जाना, 30-40 सांस लेते हुए 50 मरीज डले हैं L2 L1 में, उनको वीडियो के देखो ऐसे चलती है तेज सांस 1 मिनट में। हम लोग कभी भी सांस लेते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, कभी नोटिस नहीं करते कि हमने सांस ले ली, क्योंकि ये नॉर्मल प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम कोई भी काम करें कभी अपनी सांस नहीं लेते, लेकिन जो मरीज होगा, जिसको डिस्निया हो रहा होगा, जो लंग इफेक्ट हो रहा होगा, उसकी सांस अलग से समझ में आएगी कि ये तेज सांस ले रहा है। जनता को बस ये जागरूक करने के लिए इन चीजों से थोड़े से वीडियो बनाए मरीजों के और हर प्लेटफॉर्म पर लोगों को भेजें। थैंक यू।